नमस्कार साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस प्रकार से हम यूजीसी नेट के लिए क्लासें लेके आ रहे थे ऑनलाइनर की, तो आज हम लेके आए हैं लोकतंत्र के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर बनते हैं उन ऑनलाइनर को हम लेके आए हैं साथियों। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसने थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया है। तो साथियों इसके अंतर्गत आ जाएगा, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया है एल्विन टॉफलर ने। किसने किया है? एल्विन टॉफलर ने किया है साथियों। अगला देखिए, किसने लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत को सुम्पीटर डायल धुरी के रूप में अंकित किया है। तो साथियों यह है सीबी मैकफर्सन ने जो अनुभववादी सिद्धांत है उसको सुम्पीटर डायल धुरी का नाम दिया है। अगला देखिए साथियों, सुमेलित देखिए संरक्षणात्मक लोकतंत्र, ये किसने? बेंथम ने। सहभागी लोकतंत्र पोलांजे ने। और राजनीतिक लोकतंत्र एडवर्ड सिल्स ने। और औद्योगिक लोकतंत्र जीडीएच कोल ने। अगला देखिए साथियों, ये हमें वहाँ पे यूजीसी नेट के अंदर इस प्रकार मिलान के लिए दिया जाएगा साथियों। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा लोकतंत्र किसने दिया था। अगला देखिए साथियों, लोकतंत्र के अभिजन यानी इलाइट थ्योरी और एवं बहुलवादी सिद्धांतों का समन्वय किया जाता है। तो ये किसके अंदर? बहुल तंत्र के अंदर, यानी कि बहुल तंत्र पॉलीआर्की कि हम जिसको कहते हैं पॉलीआर्की में ये किया जाता है। अगला देखिए, लोकतंत्र पर जेस मिल के विचारों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। तो देखिए साथियों, उन्होंने सीबी मैकफर्सन उसे विकासात्मक लोकतंत्र का समर्थक कहता है, बिल्कुल सही है। इसमें वेम्पर उसे अनिच्छुक लोकतंत्रवादी के रूप में रेखांकित करता है, बिल्कुल सही है। उसके लिए लोकतंत्र बहुमतवाद का प्राय है, ये नहीं कहा था उन्होंने। वह बहुल मतदान का समर्थक था, बिल्कुल था। उन्होंने कहा कि जेएस मिल कहता है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। इससे अगर जो शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में फिर क्या फ़र्क रहेगा? अगर शिक्षित होकर उसको अधिक मत देने का अधिकार नहीं है तो उसका शिक्षित होना बेकार है, ऐसा जेएस मिल कहते हैं। जेएस मिल को प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का समर्थक भी कहा जाता है। अगला देखिए, सर्वहारा का अधिनायकवाद सर्वहारा पर अधिनायकवाद नहीं, यानी सर्वहारा का अधिनायकवाद सर्वहारा पर नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये रोजा लग्जमबर्ग का है। किसका है? रोजा लग्जमबर्ग का साथियों। रोजा लग्जमबर्ग नव मार्क्सवादी में इसकी हम मानते हैं इनको, और नव मार्क्सवादी विचारक में इनकी गिनती आती है। अगला देखिए, प्रजातंत्र सरकार के रूप में शासन तो कौन करता है? जनता शासन करती है, यानी स्वरूप किसका होता है? जनता का स्वरूप होता है। अगला देखिए, इसमें माओ से तुंग है। माओ से तुंग ने साथियों सतत क्रांति यानी निरंतर क्रांति का ये वर्णन बताया है अपनी रचना में, जिसको रेगुलर रिवोल्यूशन नाम दिया है। विकासशील समाजों में प्रजातंत्र को लेकर मुख्य समस्या है क्या है? कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं। क्या है मुख्य समस्या? क्या? कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। अधिनायकवादी व्यवस्था में शासक प्रयोग करता है, तो शासक प्रयोग करता है साथियों निरंकुश शक्तियों का। अधिनायकवाद की हम बात करें तो साथियों जैसे कि उत्तर कोरिया के अंदर जो किम जोंग है वो निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता है, वहाँ पे अधिनायकवाद स्थापित है। चुनाव का अनिवार्य लक्षण क्या है? तो चुनाव अनिवार्य लक्षण है लोकतंत्र का। किसका लक्षण है साथियों? लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण है चुनाव। कौन सा देश स्वयं को व्यक्तिजनों का लोकतंत्र घोषित करता है? तो कौन सा है इसमें? भारत, जो कि व्यक्तिजनों का लोकतंत्र, यहाँ पे जनता का लोकतंत्र है। जनता ही यहाँ पे शासन करती है, जनता के माध्यम से ये अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं और वो वहाँ पर जाकर वहाँ पे विधि, कानून, नियम, उपनियम और अधिनियम बनाते हैं। लोकतंत्र की ओर आकर्षित होने वाले
समाज के केवल दो वर्ग है। देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि लोकतंत्र की ओर आकर्षित होने वाले, यानी लोकतंत्र में मुख्यतः भाग कौन लेते हैं, इसके अंतर्गत आएगा साथियों। तो तो दो वर्ग बताए हैं किसने, ये हर्न शाह ने बताए थे। या तो अपराधी या पागल लोग लोकतंत्र में भाग लेते हैं। साथियों इससे आपको ये भी पता होगा कि भारत के अंतर्गत भी है ना लोकतंत्र में या आपको इलेक्शन लड़ने के लिए योग्यताएं चाहिए, जिसमें मुख्य पहली योग्यता है कि आप किसी न किसी केस में या किसी न किसी धारा में आपने कोई सज़ा पा रखी होगी, या आप रेपिस्ट होंगे, या आप कभी किसी ज़माने में मर्डरिस्ट रहे होंगे, या आप किसी ज़माने में कोई भी आपने अपराध किया होगा, तो ही आपको इलेक्शन में टिकट मिलेगा। ऐसा भारत के अंदर अक्सर ऐसे देखा गया है कि जो गुंडे बदमाश होते हैं उन्हीं को ही जो ये पार्टियां होती हैं वो टिकट देती है। तो साथियों अगला देखिए, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है और राज्य से परे भी कुछ नहीं है, सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन मुसोलिनी का है। किसका है? मुसोलिनी का है, जो कि एक उग्र विचारक है। ये इसको फांसीवादी का माना जाता है साथियों। क्या माना जाता है? मुसोलिनी फांसीवाद। अगला देखिए, मार्क्सवाद और फांसीवाद एक मत है। तो ये किसमें एक मत हो जाता है? सरकार का अधिनायकवादी लक्षण, यानी अगर सरकार अधिनायकवादी है तो मार्क्सवाद और फांसीवाद दोनों ही एक मत हो जाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? अधिनायकवादी कहते हैं। और लोकतंत्र की व्याख्या निर्धन, अनभिज्ञों, अज्ञानियों का शासन है, ये कहने वाला कौन था? तो ये अरस्तु। कौन था? अरस्तु। अरस्तु ने यही बात बोली है और उसने कहा कि मूर्खों का शासन है। किसका है? मूर्खों का शासन है। जबकि लेकी ने प्रजातंत्र को अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा है, जबकि H.G. वेल्स ने लोकतंत्र को बुद्धिजीवियों एवं अज्ञानियों का शासन, बुद्धिहीन एवं अज्ञानियों का शासन कहा है। तो इस प्रकार से अरस्तु लोकतंत्र को सही शासन नहीं मानते, वो राजतंत्र को सही शासन मानते हैं। और अरस्तु दास प्रथा को भी प्राकृतिक या दास प्रथा को सही मानते हैं। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव और संवैधानिक सरकार और विधि का शासन हो। यानी लोकतंत्र में क्या हो? व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, यानी किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं हो, और संवैधानिक सरकार हो जिसमें संविधान बनाकर सरकार चलाई जाए, विधि का शासन हो यानी कि कानून का शासन हो, कानूनों से सरकार चले, या इसके अलावा कानूनों से देश का शासन हो। तो ये लोकतंत्र की मुख्य पहचान है, राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है। किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक, राजनीतिक और गुंडावाद के साथ जोड़ा है? रॉबर्ट डायल ने। साथियों अभी मैंने कहा था ना कि जो लोकतंत्र है वो एक विचारक हुए थे जिन्होंने कहा था कि धूर्तों की अंतिम शरणस्थली लोकतंत्र है, यानी जितने भी धूर्त और बदमाश है उनकी जो अंतिम शरणस्थली है वो लोकतंत्र को माना जाता है। कौन सी बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है? तो बहस मूलक प्रजातंत्र की जो विशेषता है वो लोगों की प्रभावशाली सहभागिता, यानी कि अगर लोग बढ़ चढ़कर बात करें या बढ़ चढ़कर भाग ले तो उसे बहस मूलक प्रजातंत्र कहा जाता है। जैसा कि साथियों अभी हाल ही में आपको ही पता है कि जो रवीश कुमार है, न्यूज़ एंकर रवीश कुमार, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि वो बहस मूलक प्रजातंत्र में उसको लोगों को वो प्रजातंत्र में सहभागिता बढ़ा रहे थे और वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे कि आप किस प्रकार से आप एक ऐसे माहौल में डल गए हो या एक ऐसे भीड़ तंत्र का हिस्सा हो गए हो जहां आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको एक किसी पर्टिकुलर बात को लेके और आपके उस विचार को बांध दिया गया है। आपका जो विचार है एक जगह ही फिक्स हो गया है कि हिंदू खतरे में है या हिंदू मुस्लिम या इसी नफरती जो भाषण है उनके माध्यम से आपको बांध दिया गया है और झूठी देशभक्ति के नाम पर आपको फंसा दिया गया है। तो आप अपना विचारों को खुला रखे साथियों, सोचे समझे क्या सही है क्या गलत है। तो
इस प्रकार से जो ये बहस मूलक प्रजातंत्र है उसमें लोगों की प्रभावशाली सहभागिता होती है, केवल भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं होते। आप वोट किस लिए दे रहे हो, आप दे रहे हो इसलिए मैं ही वोट दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप वोट किसके लिए दे रहे हो। हेबरमास ने तर्क दिया है कि लोकतंत्र के सत्व के लोप का कारण है। तो ये हेबरमास ने क्या कहा था कि लोकतंत्र के सत्व के लोप का क्या कारण है, तो उसने कहा राजनीतिक चर्चा सत्तारूढ़ वर्गों का एकल अधिकार बन गई है, यानी केवल राजनीतिक चर्चा वही लोग कर सकते हैं जो सत्ता में हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सत्व है लोकतंत्र का जो सत्य है वो लोप हो गया, यानी ख़त्म हो गया है। फिर अगला देखिए, लोकतंत्र के विषय में सार्टोरी की दृष्टि से रेखांकित है, यानी सार्टोरी ने क्या कहा था, व्यवहार में चुनाव निरर्थक है। लोकतंत्र में जो सार्टोरी की दृष्टि है, ये सार्टोरी एक विचारक हुए थे लोकतंत्र के ऊपर। तो सार्टोरी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये पुस्तक का नाम याद रखिए साथियों, उसमें कहा है कि व्यवहार में चुनाव निरर्थक है। अगला देखिए, मैकफर्सन द्वारा, जो सीबी मैकफर्सन हुए थे, उन्होंने मैकफर्सन द्वारा लोकतंत्र का निर्वाचन व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति और सामाजिक सहयोग में वृद्धि, यानी कि अगर लोकतंत्र में निर्वाचन होता है तो वो व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति और सामाजिक सहयोग में वृद्धि करता है। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था पर जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह है कल्याणकारी सिद्धांत। कौन सा है साथियों, कल्याणकारी सिद्धांत। अगला देखिए, सीले, ऑस्टिन, लिंकन, डाइसी के अनुसार प्रजातंत्र का विचार है तो सरकार का एक स्वरूप है। इन्होंने लोकतंत्र को क्या माना है, प्रजातंत्र को एक सरकार का स्वरूप माना है, एक प्रकार की ये सरकार है। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। फिर उसके बाद में ऑस्टिन के अनुसार लोकतंत्र में जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। और लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन ने कहा, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने कहा कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। ये प्रसिद्ध कोटेशन है अब्राहम लिंकन की, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए थे। कौन से नंबर के साथियों, 16वें नंबर के, जो कि प्रजातंत्र के बड़े समर्थक हुए। प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है, ये कहने वाले हैं टेलीरैंड। कौन है ये, टेलीरैंड है, जिन्होंने कहा कि प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है। अगला देखिए, प्रजातंत्र शासन का तरीका नहीं है, चाहे बहुमत के द्वारा हो या अन्यथा, बल्कि यह मूलतः इस बात का निर्धारण करता है कि कौन शासन करेगा और उसके उद्देश्य क्या होंगे। तो ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। और लॉर्ड ब्राइस की जो पुस्तक है साथियों, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक किताब है, इसका नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसी। कौन सा है, मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगला देखिए, लोकतंत्र की कौन सी युक्तियाँ आधुनिक समय में व्यवहार में। तो साथियों, जो लोकतंत्र की जो आधुनिक युक्तियां हैं उनमें कौन सी व्यवहार में है, तो निर्वाचक गण को बढ़ाना, बार बार चुनाव, स्थानीय स्वशासन और सरकार का बहुमत दल के प्रति उत्तरदायित्व। ये अभी आधुनिक समय में यह है कि भाई जो एक निर्वाचक गण है उसको बढ़ाना, और बार बार चुनाव होते, हर 5 वर्ष में चुनाव होते, स्थानीय स्वशासन को भी अपने प्रतिनिधित्व करने का समय मिलता है, और सरकार का जो बहुमतवादी दल है वही सरकार चलाता है, वही उत्तरदायित्व होता है, यानी कि उसका ही उत्तरदायित्व होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक सबल मध्यम लोकतंत्र की रीढ़ है, उक्त कथन है। देखिए, मध्यम मार्ग का या मध्यम यानी गोल्डन मीन या जो उसके लिए हम कहते हैं गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। किसने दिया था साथियों, अरस्तु ने। तो ये कथन किसका है साथियों, ये अरस्तु का है। किसका कथन है, ये अरस्तु का है। अगला देखिए, किसने लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार कहा है जिसमें सभी व्यक्तियों का हिस्सा है, ये सीले ने कहा है। किसने कहा है साथियों, ये सीले ने कहा है। अगला देखिए, लोकतंत्र श्रेष्ठ और तथा बुद्धिमान के नेतृत्व में सबके द्वारा
किया गया सभी का विकास है। ये कथन है ये है मेजेनी का, और मेजेनी इटली के थे और ये किसके समकक्ष थे? ये मैकियावेली के समकक्ष माने जाते थे मेजेनी। अगला देखिए, मेजेनी, लियोनार्डो और मैकियावेली ये लगभग लगभग समकक्ष माने जाते हैं। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक है तो राष्ट्रीय भावना, व्यापक शिक्षा और स्वतंत्र प्रेस, जो कि आज के समय में नहीं है साथियों, और स्वतंत्र न्यायपालिका और सहनशीलता की भावना, यानी फीलिंग ऑफ टॉलरेंस। फिर किस लेखक ने पॉलीआर्की यानी बहुल तांत्रिक प्रजातंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये हुए थे रॉबर्ट डायल ने। किसने? रॉबर्ट डायल ने। रॉबर्ट डायल की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। ये रॉबर्ट डायल की है और वो लोकतंत्र को एक पॉलीआर्किक तंत्र मानते हैं। लोकतंत्रीय समाज में नीति निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर देखने पर विकेंद्रित दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह प्रक्रिया केंद्रीकृत है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार नीति निर्माण में सरकार की भूमिका बहुत कम होती है और जन सहमति की भूमिका वो समूह के माध्यम से अधिक होती है। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो रॉबर्ट डायल था वो कहता है कि जो व्यक्तिगत है उसकी तो कम होती है, लेकिन जैसे कोई ग्रुप बना हुआ है जन सहमति की भूमिका समूह के माध्यम से अधिक होती है। यानी कोई ना कोई प्रेशर ग्रुप आएगा या कि कोई दबाव समूह होगा, उसके माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि जो भारत के अंतर्गत जैसे मान लीजिए नीतियाँ बनती है, तो जो कुछ औद्योगिक नीतियाँ होती है या विकास की नीतियाँ होती है वो अडानी और अंबानी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी नीतियाँ बनाई जाती है, ऐसा माना जाता है भाई, और उनको देख के ही नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो वो किसी एक ग्रुप के माध्यम से हो गई। तो इसीलिए रॉबर्ट डायल ने प्रजातंत्र को बहुलतांत्रिक सिद्धांत नाम दिया। समाज में संतुलन बनाए रखना मानता है तो बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि सभी की प्रजातंत्र में समान भागीदारी होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र शासन में एक प्रयोग है, ये कथन किसका है? तो ये है J.R. लोवेल का है। किसका है? J.R. लोवेल का है साथियों। अगला देखिए, व्यवहार में लोकतंत्र एक परिकल्पना है जिसमें सभी लोगों को समान माना जाता है तथा समानता का प्रयोग श्रेष्ठ लोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये है C.D. बैन्स का। किसका है साथियों? C.D. बैन्स का है। और फिर अगला देखिए, पूर्ण सरकार एक शिक्षा पद्धति किंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठ शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। ये कथन भी किसका है? ये भी C.D. बैन्स का है साथियों। ये बहुत ही फेमस कथन है, इसको आप याद रखिए, बहुत अच्छी कोटेशन है। अगला इसके अंतर्गत अब देखिए साथियों, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का रूप है। तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है साथियों? संसदीय शासन होता है, जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अध्यक्ष शासन है और अध्यक्षीय शासन ये अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में होता है। जबकि वर्गतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद में प्रजातंत्र नहीं होता है, उनमें तो वंशवाद होता है, वंशानुगत होता है, और या किसी जो सेना का प्रमुख होता है वही वहाँ का शासन होता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में एक सैनिक शासन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे जो सेना चाहती है उसी का ही शासन चलता है। वहाँ लोकतंत्र के नाम पे केवल एक ढोकला है, या अपनी ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक बेकार का शासन है। अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र व्यवस्था है तो विकृत शासन व्यवस्था है। तो अरस्तु ने क्या है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, भीड़ तंत्र है, इस प्रकार से, और जिसके पास दिमाग ना होता हो या जिसके पास धन ना हो वो लोकतंत्र में भाग लेता है या लोकतंत्र का समर्थन करता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपक्रम है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत देखिए साथियों, उसके अंतर्गत मुख्य 4 उपक्रम होते हैं। 4 उपक्रम क्या होते हैं? एक तो होता है राइट टू रिकॉल, एक होता है रेफरेंडम, और इसके अलावा एक होता है और भी, जैसे कि आरंभक इनिशिएट, फिर जनमत संग्रह जिसको रेफरेंडम कहते हैं, प्रत्यावर्तन, और एक होता है प्रारंभिक सभाएं। तो इस प्रकार से
ये लोकतंत्र के 4 मुख्य उपक्रम हैं साथियों, आप याद रखिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे राइट टू रिकॉल नहीं है। अगर आपने किसी को एक बार चुन लिया तो उसको आप 5 साल से पहले नहीं बुला सकते हो, किसी भी हालत में आप उसको नहीं बुला सकते हो। ना ही यहाँ पे जनमत संग्रह है, यानी कि किसी को भी, किसी विधि को, कानून को, शासन को आप जनमत संग्रह के आधार पर उसको गलत और सही नहीं ठहरा सकते हो। जनता का लोकतंत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो ये है अब्राहम लिंकन का। किनका है साथियों? अब्राहम लिंकन का है। अगला देखिए, और ये कब? 1863 में, जब उनके पीटर्सबर्ग में भाषण, जो अध्यक्षीय भाषण था, उसके अंतर्गत ये शब्द दोहराए थे उन्होंने। किसने? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। एलन बोल ने उदारवादी प्रजातंत्र को कैसे समझाया है? तो समय पर सार्वत्रिक मतानुसार के निर्वाचन अनुसार, यानी एलन बोल कहते हैं कि अगर समय पर आप जो सार्वत्रिक मतानुसार अगर निर्वाचन कराए तो वह उदारवादी प्रजातंत्र होगा। अगला है कि लोकतंत्र का आंदोलन शांति का आंदोलन है, बर्ग का कथन है। किसका कथन है साथियों? बर्ग का कथन है। लोकतंत्र बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन है, तो ये आ गया था साथियों, ये है H.G. वेल्स है साथ। अगला देखिए, लोकतंत्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक है तो राजनीतिक दल। देखिए साथियों, राजनीतिक दल, इसमें रक्त संचार होते हैं लोकतंत्र का। ये कथन भी आया है एक बार कि जो लोकतंत्र को रक्त दल का, या हम राजनीतिक दल का रक्त कहते हैं, या लोकतंत्र का रक्त किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल को कहते हैं साथियों। और फिर इसके बाद में आगे देखिए, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। सीले, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षाकृत बड़ा भाग हो, तो ये डायसी का कथन है। और साथियों फिर इसके आगे देखिए, ये हो गया और ये सीले, ये अब्राहम लिंकन। अगला देखिए, लोकतंत्र के 2 प्रकार है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का समर्थन करता है साथियों, बात करें तो हम J.S. मिल है और भी जैसे कि विचारक है जो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं। अभिजात तंत्र, पॉलिटी को लोकतंत्र से श्रेष्ठ मानता है तो अरस्तु मानता है। अरस्तु ने साथियों तो कई प्रकार के शासन व्यवस्थाएं बताई, 3 प्रकार की मुख्यतः शासन व्यवस्थाएं बताई है, जिनको तीनों के विकृत और शुद्ध रूप बताए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई अगर राजतंत्र है उसका विकृत तंत्र हम माने तो निरंकुश तंत्र है, और ऐसे ही धनिक तंत्र है, कुलीन तंत्र है, उसका निरंकुश रूप है या विकृत रूप है तो धनिक तंत्र है। और अगर भीड़ हम माने लोकतंत्र है तो उसका विकृत रूप है भीड़ तंत्र। इस प्रकार से उन्होंने शासन की 6 प्रकार की प्रणालियाँ बताई है। अगला देखिए, लोकतंत्र के किस रूप में जनता को शासन और शासक दल की आलोचना करने का अधिकार नहीं है? तो मार्क्सवादी लोकतंत्र में। किसमें साथियों? मार्क्सवादी लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक और तानाशाही शासन का सार दलों के नैतिक जीवन में नीत है, तो ये किसने कहा था? सिगमंड न्यूमैन ने। किसने कहा था साथियों? सिगमंड न्यूमैन ने। प्रजातांत्रिक सरकार का उदय आधुनिक काल में हुआ था, यानी पहले राजतंत्र चलता, अभी आधुनिक काल में प्रजातंत्र या लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एवं समयबद्ध निर्वाचन, ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है, तो किसने कहा है? ये मुसोलिनी ने। किसने कहा है? मुसोलिनी ने। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है तो जनता में जागरूकता। लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा गया युद्ध है तो द्वितीय विश्व युद्ध, यानी 1939 से लेकर 1945 तक, यानी कि जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, उसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। लोकतंत्र की नींव का पहला पत्र, जनता में विश्वास। अगला देखिए साथियों, लोकतंत्र में बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित है, तो बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया था साथियों? ये है प्रोस्तुस, सार्टोरी और बेरेलसन और डी बार्न्स। उन्होंने लोकतंत्र को सहभ्रांतवादी सिद्धांत नाम दिया है। तो
तो साथियों ये आज ही यूजीसी नेट की क्लास यहीं समाप्त होती है और इसका नेक्स्ट भाग हम लेके आएंगे साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।